NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। मालेगांव बम धमाका मामले में एक बड़ा दावा सामने आया है। आतंकवादी निरोधी दस्ते यानी ATS के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह सनसनीखेज दावा किया। महबूब मुजावर ने कहा कि उन्हें RSS के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। गुरुवार को ही महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया था। NIA की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 17 साल बाद आए इस फैसले को लेकर कांग्रेस और BJP में रार मची हुई है। मुजावर ने सोलापुर में बोलते हुए कहा कि अदालत का यह फैसला ATS द्वारा की गई फर्जी जांच को बेनकाब करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केस को ऐसे पेश किया गया जैसे भगवा आतंकवाद को स्थापित करना हो। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार मतदाता सूची का SIR अभियान चलाया। वोटर लिस्ट रिवीजन का शुरुआती चरण पूरा हो गया है। आज बिहार की मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मतदाताओं बिहार की मसौदा मतदाता सूची आज प्रकाशित की जाएगी। इसे चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्स लगाया था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। इसे फौरन राहत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है कि वह अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं कर पाया है और उसे अमेरिका में निर्यात किए जा रहे सामानों पर 25% का टैरिफ देना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से जारी नई लिस्ट में कुल 92 देश शामिल हैं जो टैरिफ रेट के अधीन है। सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया से आने वाले सामान पर लगता है, जिस पर 41% टैक्स है। कर्नाटक के कोप्पल के रहने वाले पूर्व क्लर्क के घर से लोकायुक्त के छापे में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली है। आरोपी पूर्व क्लर्क की पहचान कलाकप्पा नेतागुंडी के रूप में की गई है। लोकायुक्त ने आरोपी क्लर्क के घर से जो संपत्ति जब्त की है उसमें 24 मकान, 4 प्लॉट, 40 एकड़ कृषि भूमि और 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी और 4 वाहन शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां उनकी पत्नी उनके भाई के नाम पर थीं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पूर्व क्लर्क के घर से कुल 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली है उसका वेतन महज 15,000 रुपए मासिक था। अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसका खामियाजा उनकी कंपनी के शेयरों में निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल 17,000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी को समन भेजा है। इसका असर उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंपनियों के शेयर 5% तक गिर चुके हैं। बता दें कि रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन भेजकर 5 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। सरकारी एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। इससे पहले ED ने अनिल अंबानी के व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बाद अब साध्वी ऋतंबरा का लड़कियों पर विवादित बयान चर्चा में बन गया है। उन्होंने हिंदू लड़कियों के पहनावे और अन्य चीजों पर एक प्रवचन के दौरान जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने खासकर रील बनाने वाली और छोटे पहनने वाली लड़कियों को निशाने पर लिया। साध्वी ने कहा कि ये देखकर शर्म आती है कि लड़कियों पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे गंदे काम करती है। उनके पिता और पति ये बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। घर के भीतर गंदी कमाई आती है तो पितरलोक में तड़पने लग जाते हैं। लड़कियों को नसीहत देते हुए कहा कि भारत की देवियों, आपका जीवन मर्यादित होना चाहिए, बुरा मत मानिए। तुम चाहो तो कर सकती हो। तुम तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दिया। अगर तुम ना चाहो तो विश्वा ऋषि के घर में रावण जैसा राक्षस भी पैदा हो जाता है। साध्वी ऋतंबरा के लड़कियों पर दिए इस विवादित बयान की जमकर आलोचना हो रही है। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, जिस पर जमकर बवाल हुआ। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस बीच राज्यसभा और लोकसभा में बिहार में मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने SIR पर चर्चा की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। संसद के अंदर भी यह विरोध प्रदर्शन जारी रहा और कार्यवाही फिर ठप हो गई। बिहार में शुक्रवार को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बीच सियासी संग्राम और तेज हो गया। मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी और शुक्रवार को सदन की कार्यवाही का 10वां दिन है। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने संबंधी सांविधिक संकल्प को मंजूरी के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। नतीजे मतदान के दिन यानी 9 सितंबर को ही घोषित किए जाएंगे। बता दें कि जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। चुनाव आयोग के नोटिस जारी करते हुए बताया कि 7 अगस्त को इस चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। नामांकन 21 अगस्त तक किया जा सकता है।
नामांकन पत्र की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 25 अगस्त है। अगर जरूरी हुआ तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी। 9 सितंबर के दिन ही काउंटिंग होगी और विजेता के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गुरुवार को चुनाव आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली थी। यह सूचना आयोग ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। शेयर करने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।